थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस पाश्चात्य दार्शनिक विचार। पर मैं दार्शनिक विचार का प्लेटो एक दार्शनिक विचार में, और प्लेटो के जो गुरु हैं सुकरात हैं। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु। और प्लेटो के गुरु अरस्तु। प्लेटो का जीवन परिचय। प्लेटो का जीवन परिचय जीवन परिचय। प्लेटो 400 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक इनका प्रादुर्भाव रहा। 400 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म भी एंथस के एक कुलीन श्रेष्ठ परिवार में हुआ। पिता एरिस्टोन, माता पेरिकेटिओन, और प्लेटो को बचपन का नाम एरिस्टोक्लिस था। एरिस्टिक्लोज इनके व्यायाम शिक्षक ने इनको अफ्लातून के नाम से संबोधित किया। और अफ्लातून का अर्थ होता है लंबा, चौड़ा और चपटे भुजाओं वाला। तो ये इसका जो प्लेटो महोदय है, दार्शनिक विद्वान है। इन्होंने आदर्शवाद पर बल दिया। आदर्श के साथ साथ इन्होंने वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर लाया। तो अपन ये कह सकते हैं इनके बारे में, ये तर्क और वैज्ञानिकता पर बल दिए। लेकिन ये एक महान विचारक जो पाश्चात्य राजनीति को एक ऐसा आयाम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो आज इनका व्याख्यान किया जा रहा है। यहाँ पे नहीं, हर वर्ल्ड में, हर देश में। तो एंथस में एक समर्थ परिवार में हुआ। पिता एरिस्टोन था, माता पेरिकेटिओन था, बचपन का नाम एरिस्टोक्लिस था। तो पूछ किया जाता है एरिस्टिक्लोज इनके व्यायाम शिक्षक ने इनका नाम संबोधित किया गया। और उसका व्यायाम एरिस्टिक्लोज क्लिस जो था, और उनकी जो व्यायाम शिक्षक अफलातून है। अफलातून कार्य होता है लंबा, चौड़ा और बाहुबली के समान लंबा, चौड़ा और चपटा भुजाओं। अपन कह सकता है प्लेटो दार्शनिक विचार, ये एक एग्जांपल है। तो अपन इनके गुरु के बारे में ये कह सकते हैं, प्लेटो का गुरु अरस्तु। प्लेटो का गुरु अरस्तु और प्लेटो किसके गुरु थे? सुकरात के। तो सुकरात के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु अरस्तु। अब आगे इनकी जो पॉलिटिकल साइंस में इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं।
प्रमुख प्रश्न है। रचना है पुस्तक व्याकरण। सबसे अहम पुस्तक है रिपब्लिक। आ जाता है रिपब्लिक। अधिकता रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो ये प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, सबसे अहम पुस्तक रिपब्लिक है। फिर है उसके बाद में एपोलॉजी, एपोलॉजी, क्रीटो, क्रीटो, एपोलॉजी, क्रीटो, लॉज, दाले नगरे, रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्रीटो, लॉज, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ये प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तकों में से है। लॉज और स्टेटमेंट और रिपब्लिक, ये अधिकतर बार आता है। रिपब्लिक आदर्शवाद पर आधारित है। आदर्शवाद, आदर्शवाद और वैज्ञानिकता पर आधारित है। वैज्ञानिकता पर बल देती है। इनका मेन मकसद न्याय प्रदान करना था और इनकी जो न्याय व्यवस्था थी काफी अद्भुत थी। न्याय व्यवस्था काफी अच्छी थी। तो जीवन परिचय, प्रमुख पुस्तकें रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्रीटो, लॉज और स्टेटमेंट। इसके बाद में आप देखेंगे कि इनकी जो पद्धतियां थी प्लेटो की अध्ययन पद्धतियां, एक बार देख लें आप इनकी पुस्तकें। सर्वप्रथम सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक है, फिर लॉज है, फिर स्टेटमेंट है, क्रीटो है, एपोलॉजी है। ये पुस्तक आ जाती है कभी कभार 2 नंबर के, 2 मार्क्स के आते हैं या ये पूछ देते हैं क्रीटो किसकी पुस्तक है या लॉज किस विद्वान की पुस्तक है, तो आपको एक नंबर आपके खड़े हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इनकी जो अध्ययन पद्धतियां प्लेटो की अध्ययन पद्धतियां पहली अध्ययन पद्धति दंडात्मक। पहली अध्ययन पद्धति कौन सी है? दंडात्मक। दूसरी है निगमात्मक, निगमनात्मक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में की पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति होती है। फिर चौथी है विश्लेषणात्मक, ये 4 पद्धतियां हैं, लेकिन ये चारों पद्धतियां संवाद से लिखी हैं। ये चारों पद्धतियां कौन से लिखी हैं? संवाद से लिखी। प्लेटो की अध्ययन पद्धतियां 4 हैं,
दंडात्मक, निगमनात्मक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। ये चारों संवाद प्रश्नोत्तर तर्क श्रेणी की है। क्वेश्चन कभी कभार प्लेटो की अध्ययन पद्धति किस श्रेणी की है, तो आपको बताना संवाद और प्रश्नोत्तर श्रेणी की है। क्वेश्चन यही आएगा, प्लेटो की अध्ययन पद्धति, कोई दो अध्ययन पद्धति बताइए, 2 नंबर क्या सकते हैं या फिर 4 नंबर का आएगा। कोई क्वेश्चन यही आएगा, प्लेटो की अध्ययन पद्धति बताइए या बताइए। दंडात्मक पद्धति क्या है? दंडात्मक पद्धति वाद विवाद, दंडात्मक पद्धति वाद विवाद तर्क वितर्क पर आधारित है। दंडात्मक पद्धति वाद विवाद तर्क वितर्क पर आधारित आ जाएगा। कभी कभार आ जाता है। दंडात्मक पद्धति से आप क्या समझते हो, तो आपको यही बताना है, पद्धति चिंतन, प्रश्नोत्तर व तर्क वितर्क पर आधारित पद्धति है। यह पद्धति चिंतन, तर्क वितर्क व प्रश्नोत्तर पर आधारित पद्धति है। क्वेश्चन यही कब आएगा, यह आएगा 1 नंबर आ जाएगा। दूसरी अध्ययन पद्धति है निगमनात्मक। जो निगमनात्मक पद्धति दार्शनिक पद्धतियों का ऐसी पद्धति है, एक ऐसी पद्धति है, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे सुकरात हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे अन्य विचारक जो भी हो, जो यूनान से संबंधित हो या किसी अन्य देश का विचारक हो, तो निगमनात्मक पद्धति से बताई गई है कि सरल से विशिष्ट की ओर, सामान्य से कठोर की ओर जाती है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा है, बच्चे को क्या का ज्ञान अपन किताब से ही शुरुआत करवाते हैं, तो उसको पहले ये स्टार्टिंग वाली पट्टी फाड़े से या फिर बालपनी से कक्का वाला ज्ञान बोल देंगे, फिर अक्सर ज्ञान देने के बाद में उसको 2 अक्षरों को मिलाकर देंगे। तो कहने का मतलब है निगमनात्मक पद्धति यही है कि सरल से विशिष्ट की ओर या सामान्य से कठोर की ओर। अपन पहले एलकेजी में गए, प्री यूकेजी में गए, आपको मान लो पहले फर्स्ट ईयर पास किए, फिर सेकंड ईयर पास किए, थर्ड ईयर किए। जैसे आप थर्ड ईयर पास करते हो, आप आईपीएस, आरएस, जितने भी प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी हैं, आप उसके लायक बन जाएंगे। आप आईपीएस, आईएएस, आरएस, उन सभी प्रतियोगिता के आप आवेदक बन जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यही है, सामान्य से कठोर की। इतिहास में जो कुछ घटित हुआ है, चाहे रूसी क्रांति मान लो, चाहे फ्रांसीसी क्रांति मान लो, उससे ग्रहण करना, कुछ अच्छी बातें ग्रहण करना। उसी प्रकार विश्लेषणात्मक व्याख्या करना, ये सभी और प्लेटो की अध्ययन पद्धति है। अब प्लेटो ने अपने जो रिपब्लिक है
उस आधार पर उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की। आदर्श राज्य के लिए उन्होंने उसकी कुछ सीमाएं, कुछ विशेषताएं दी। तो अपन कह सकते हैं प्लेटो ने रिपब्लिक के आधार पर, जो उनकी पुस्तक है, उनके आधार पर एक आदर्श राज्य की कल्पना की। और आदर्श राज्य की कल्पना ये की उसने इस धरातल पे भी लाया। और लाने के साथ साथ आज वर्तमान में उनकी जो नीतियां हैं, उनकी कार्य प्रणाली है, उनको कुछ ना कुछ हंस के तौर पर अपनाया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य के निर्माण के लिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत को आधारशिला माना। न्याय सिद्धांत शिक्षा, न्याय सिद्धांत शिक्षा और साम्यवाद तो अपन ये कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य राज्य के लिए सर्वप्रथम न्याय सिद्धांत अच्छी हो, न्याय व्यवस्था अच्छी हो, व्यक्ति शिक्षित हो और शिक्षित होने के साथ साथ साम्यवाद हो, जहां पर तेरे मेरे की कोई भावना न हो। एक निश्चित स्थान पर कुछ जो आधारभूत सुविधा होती है उनको रख दिया जाता है और व्यक्ति को जितनी आवश्यकता होती है वो उनका भोग कर सकता है। यही साम्यवाद है। तो उन्होंने यही कहा एक आदर्श राज्य के लिए तीन आदर्श राज्य के लिए तीन तत्वों का निर्धारण किया। तो आदर्श राज्य के तीन निर्माणात्मक पहला उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा शासक वर्ग। ये शासक ये वक्त की नजाकत, वक्त के समय के अनुसार प्लेटो ने एक अच्छे राज्य के लिए, एक अच्छा राष्ट्र के लिए इन तीन वर्गों का निर्धारण कर किया। उन तीन वर्गों में सबसे पहले उत्पादक वर्ग था और उत्पादक वर्ग का गुण बताया प्रेम और शुद्धा। प्रेम और शुद्धा यानी संपत्ति प्रेम कह सकते हैं। संपत्ति, प्रेम और शुद्धा। तो ये सब जो शुद्धा है, फिर उसके बाद सैनिक की जो वर्ग है उसमें उत्साह और साहस बताया। उत्साह और साहस और शासक वर्ग में विवेक होना आवश्यक है। बुद्धि इसके गुण बताए। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए आदर्श राज्य को तीन वर्गों में बांटा: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। आज भी जो ये सृष्टि चलती है
सुविधाओं को अपन अर्थ के आधार पर, अगर अपने पास पॉकेट मनी है तो अपनी आधारभूत सुविधाओं का अपन उपभोग कर सकते हैं। अगर अपने पास पॉकेट मनी नहीं है तो अपन आधारभूत सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उत्पादक वर्ग में ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसा हौसला होना चाहिए जिसको अपन कहते हैं धरती पुत्र, अपनी धरती माँ के प्रति संपत्ति प्रेम, धरती के प्रति प्रेम और इतना लगाव होना चाहिए कि वो उत्पादक में संलग्न रहे। जब संलग्न रहेगा तो वो अन्न कमाएगा, अन्न पैदा करेगा। जब अन्न पैदा होगा तो इस सृष्टि पर जो मौजूद जनता है उसका उपभोग करेगी। लेकिन इसके लिए उपभोग तो करेगी, लेकिन इसके लिए जब प्लेटो बौद्ध ने सबका अलग अलग कार्य श्रम विभाजन कर दिया, श्रम विभाजन कर दिया, कार्य का विशिष्टीकरण, अपन ये कह सकते हैं श्रम विभाजन कहते हैं या कार्य का विशिष्टीकरण लिख लेना, विशिष्टीकरण आ जाता है कभी। और प्लेटो का कार्य विशिष्टीकरण क्या है या श्रम विभाजन क्या है? समाज राज्य को 3 भागों में बांटना, डिवाइडेशन ऑफ 3 पार्ट ऑफ स्टेट। तो उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। उत्पादक वर्ग अन्न उत्पादन करने वाला, सैनिक वर्ग देश की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने वाला, और शासक वर्ग अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर देश की और वहां पर जो जनता है उसकी सेफ्टी करना और विवेक सम्मत निर्णय लेना। जिस प्रकार घर का मुखिया होता है उसी प्रकार शासक वर्ग होता है। ऐसा ना हो घर का तुम्हारा बोले पड़ोसी का पैसा, वो वाली बात नहीं है। शासक वर्ग जो राजा होता है, मुखिया होता है, वो श्रेष्ठ होना चाहिए, उसमें बुद्धि होनी चाहिए, तब जाकर ये अपने परिवार को एक लेके कर सकता है। वो कहा था बंद तुम्हारी लाख की परिवार में खाए। तो शासक ऐसा हो पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, अपनी जनता को एक लेकर चले, सभी का विकास हो, आधारभूत सुविधाएं मिले। ऐसा ना एक अमीर एक गरीब, वो बात अलग है, लेकिन अपना अपना कार्य विभाजन के आधार पर इन तीनों को विभाजन किया, तब जाकर ही प्लेटो का आदर्श राज्य बन सकता है। तो कहने का अभिप्राय यही है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और आदर्श शासक। आदर्श शासक में विवेक होना चाहिए, तब जाकर ही राष्ट्र की सेवा कर सकता है, राज्य की सेवा कर सकता है। लिख लिया अच्छी तरह। उसके बाद में आप देखें आदर्श राज्य की विशेषताएं, 3 भागों में बांट दिया। अब उसके बाद में आदर्श राज्य की विशेषताएं, कैसा होता है आदर्श राज्य? प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं, प्लेटो के आदर्श राज्य जिसको अपन कहते हैं कि खूबी। प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या खूबी थी? सावयव एकता। पहली खूबी, पहली विशेषता क्या? सावयव एकता।
कहने का अभिप्राय क्या है? अंगों के समान, अंगों समान। जिस प्रकार से मनुष्य में आंख, नाक, जीभ, त्वचा जो 5 ज्ञान है, मुझे अपनी आंख का कार्य देखना होता है, कानों का सुनना, नाक का सूंघना या दुर्गंध हो या अच्छी खुशबू हो उसका पता लगाना, जीभ का स्वाद चखना। उसी प्रकार राज्य ऐसा हो, एक हो, जिससे शासक वर्ग देश की रक्षा करे, बुद्धि के आधार पर निर्णय करे, सैनिक वर्ग देश की सेवा करे, भारी आक्रमणों से सुरक्षा करे, दुश्मनों से रक्षा करे, और जनता के लिए उत्पादक वर्ग उत्पादन करे। ऐसा होना चाहिए, अंगों के समान होना चाहिए, इक्वल राइट्स। फिर उसके बाद में 3 वर्गों का निर्धारण, 3 वर्गों का निर्धारण, 3 वर्गों का निर्धारण। प्लेटो का आदर्श राज्य 3 वर्गों का निर्धारण बताया। जैसे श्रम का विशिष्टीकरण करते हैं, जैसे चाहे उत्पादक वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो, और अंतिम होता है शासक वर्ग। ये 3 वर्ग होने चाहिए, तब जाकर ही एक अच्छा राज्य बन सकता है प्लेटो के अनुसार। चौथा है न्याय की स्थापना। तीसरा न्याय की स्थापना। प्लेटो की न्याय व्यवस्था काफी अच्छी, सुदृढ़ थी, और सुदृढ़ होने के साथ साथ वापस जिसको कहते हैं राम राज्य कायम था। जब राम राज्य कायम था तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, चोरी चकारी नहीं थी, तो न्याय व्यवस्था अच्छी थी, दूध का दूध और पानी का पानी। फिर उसके बाद में राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था, राज्य द्वारा नियंत्रित व्यवस्था, यानी राज्य जो शासक वर्ग है वो राज्य पर नियंत्रण करे, और नियंत्रण होगा, कहते हैं भय विलाप नियुक्त नहीं है, डर होना जरूरी है। तो उसी प्रकार प्लेटो ने भी यही कहा कि राज्य के द्वारा हर व्यक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार हो, क्योंकि है स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार। स्त्री व पुरुषों को समान अधिकार। प्लेटो की एक अच्छी व्यवस्था स्त्री को और पुरुषों को समान अधिकार होता है। जैसे साम्यवाद का अधिकार तो यही होता है कि सबको समान माने। शिक्षा पर बल दिया। अगला पॉइंट है अधिविशेषता दार्शनिक वर्ग का शासन। अगला पॉइंट है दार्शनिक वर्ग का शासन। दार्शनिक वर्ग का शासन कहने का अभिप्राय जो बुद्धिजीवी है सबको साथ लेकर चले कि उसमें भावना हो और सब ही ज्ञान है, ऐसी व्यवस्था है। गुणों की खान रखने वाला, गुणों का उसमें बहुत ढेर सारे गुणों वही व्यक्ति दार्शनिक शासक बन सकता है, जिसमें उच्च कोटि का अपने आप समझ उच्च कोटि का विद्वान
शासक बन सकता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है साम्यवाद की स्थापना। साम्यवाद की स्थापना। साम्यवाद का अभिप्राय है जहां पर तेरे मेरे की भावना ना हो, वहां पर किसी प्रकार की कोई विरोधाभास ना हो, वही साम्यवाद हो। जैसे कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी एंजल्स ने जो एंजल्स उनके मित्र थे, जिस मित्र कार्ल मार्क्स और एंजल्स, उन्होंने साम्यवादी विचारधारा प्रतिपादन किया और साम्यवादी विचारधारा प्रतिपादन वो प्लेटो महोदय कार्ल मार्क्स ने प्लेटो महोदय से ग्रहण की। तो कह रहे हो जहां पर तेरे मेरे की भावना नहीं होगी वहां पर राम राज्य कायम होगा, वास्तविक व्यवस्था नहीं होगी और भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय। अगला पॉइंट है अगली विशेषता भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय। भौतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो, संस्कारवान भी हो और आधुनिक चमक धमक के अनुसार भी हो। इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। आध्यात्मिक संस्कारी भी हो और लेटेस्ट भी हो। ये प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता है। अब उसके बाद में प्लेटो ने आदर्श राज्य की विशेषता तो बता दी, लेकिन हर व्यक्ति के कोई ना कोई विरोधी तो होते ही होता है और कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। उसमें कुछ जो सिद्धांत दिए हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता के बाद में उसका अंतिम पॉइंट ये होता है कि आलोचना। आलोचनाएं होती है। तो प्लेटो ने सबसे पहले प्लेटो के जो सिद्धांत है आदर्श राज्य, उस आदर्श राज्य की आलोचना में सबसे पहले यही बताया राज्य व्यक्ति में पूर्ण समान नहीं है। राज्य जैसे प्लेटो महोदय ने कहा कि सब अंगों के समान है, तो राज्य और व्यक्ति कभी पूर्ण हो सकता है क्या? असंभव है। राज्य एक अलग संस्था है और व्यक्ति जीव है। तो राज्य और व्यक्ति की जो तुलना की है ना वो कोई कल्पना है, एक कल्पना है। तो अपन ये नहीं कह सकते भाई। दूसरा पॉइंट ये बताया कि उन्होंने अत्यधिक एकता पर बल दे दिया। राम राज्य है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जहां पर जनसंख्या है, जहां पर महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, वहां पर संघर्ष होना लाजमी है। वहां पर संघर्ष होना लाजमी है। और जब लाजमी होगा तो निश्चित तौर पर एकता रह ही नहीं सकती है। वर्तमान में जिस जाति की या जिस धर्म की जनसंख्या ज्यादा हो उसमें कभी भी एकता नहीं होती है, एकता के भाव नहीं रहता है। दूसरा है विशिष्टीकरण के सिद्धांत की आलोचना। अगला जो आलोचना विशिष्टीकरण के सिद्धांत की आलोचना, चलो मान लिया विशिष्टीकरण कह दे, साम्यवाद कह दे, जो वैदिक काल से था
वैदिक काल से था कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो उसी के अनुसार अपने आप में ढाल लेगा। जैसे पिता की 4 संतान है, वो अलग अलग कार्य करने लग गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई शिक्षा का काम करने लग गया, कोई पूजा पाठ करने लग गया, कोई पादरी बन गया, कोई पुजारी बन गया। पहले क्रम के आधार पर था, लेकिन जैसे ही लोग जागरूक हुए संपत्ति की तरफ, उनका ज्ञान आकर्षित हुआ, संपत्ति के प्रति उनका लगाव हुआ, तो उन्होंने कहा कि बनने दो, वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आ जाओ। उत्तर वैदिक काल जो क्रम था वो जाति व्यवस्था बन गई, और जब जाति व्यवस्था बन गई तो जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्मेगा, जिस जाति में जन्मेगा, उसी जाति का हो जाएगा, वही काम करेगा। तो कहने का अभिप्राय कार्य की विशिष्ट क्रम सिद्धांत में यही कहा कि प्लेटो ने जो शासक वर्ग है, जो उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग है, तो क्या वो उत्पादक वर्ग के उत्पादन ही करता रहेगा कि उसको अधिकार नहीं है राजा बनने का? क्या वो देश की रक्षा नहीं कर सकता? तो कहने का मतलब जो विशिष्टीकरण का सिद्धांत है वो काफी नुकसानदायक भी है और आम आदमी की समझ से परे भी है, जिससे संघर्ष होना लाजमी है। इसमें अगला पॉइंट है आलोचना में उत्पादन करने वाला जो धरती पुत्र है, सब कुछ पैदा करने के बाद में भी, उत्पादन करने के बाद में भी उसकी अवहेलना की गई है, जो इसीलिए प्लेटो के आदर्श निंदा की। आज का कंसेप्ट प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो का विशेषता है, प्लेटो की रचनाएं, प्लेटो की पद्धतियां, ये थे। अगला कंसेप्ट देखते हैं।